नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्योंकि जाहिर है इसके बाद बीजेपी विजय यात्राएं भी निकालेगी। इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। तो कई सवाल हैं यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला। 9 मई की रात खबर आई कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया, जिसका विरोध भारत ने किया। सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? निशिकांत दुबे खुश हैं या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उनका पोस्ट खत्म होता है। क्या यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है? शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप की बात की थी तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अब तो ट्रंप घोषणा कर रहे हैं वॉशिंगटन से भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा या केवल आतंकवाद के सवाल पर बात होगी। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक बयान चलने लगा। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ, उससे एक शाम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि इंदिरा गांधी सुनने को तैयार ही नहीं। इसमें इंदिरा गांधी का एक बयान है कि जो तथाकथित बड़े राष्ट्र हैं वे भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन का नाम लेकर कहा, लेकिन इस बारे में संदेह नहीं छोड़ा कि वे अमेरिका की भी बात कर रही हैं। इस बयान के एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि वे दिन गए जब 3000-4000 मील दूर बैठा कोई देश अपने रंग की कथित श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को ऑर्डर दे सकता था। तो ये इंदिरा गांधी थी। वैसे युद्ध रुकने की खबर हमेशा अच्छी होती है, फिर भी यह कहने से पहले युद्ध के समर्थकों से एक बार पूछ लीजिएगा। उनका पता ना मिले तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर देख लीजिएगा। इस सवाल का फैसला वही लोग करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं और वे लिखते हैं कि अमेरिका देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर की घोषणा करते हैं। लेकिन संदेह इसलिए हुआ क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद समाचार एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है।
एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश लिखती हैं कि कोई तीसरा देश नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान। तो ये समाचार एजेंसी एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश कह रही हैं, जबकि इनके ट्वीट से काफी देर पहले अमेरिका से ट्वीट आ गया था कि अमेरिका रात भर मध्यस्थता करता रहा। क्या जो भी सूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग बात कर रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यही कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य एक्शन को रोकने के लिए एक सहमति पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जो ट्वीट किया उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिका इसकी घोषणा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के ट्वीट को आप कैसे देखेंगे, जो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे से उपराष्ट्रपति वांस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक से। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गई। जल्दी ही किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शरीफ की उनके विवेक और व्यवहारिकता की तारीफ करते हैं। अब बताइए, भारत कहता रहा है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मोदी सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी, तो क्या अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी? इसे कैसे देखा जाए? अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो बता रहे हैं न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। अब सवाल उठेगा कि पाकिस्तान से बात करने का प्रस्ताव किसका था? भारत क्यों तैयार हुआ? सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ? भारत ने तो निरस्त कर दिया था, क्या उसे बहाल किया जाएगा? एक दिन पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस कह रहे थे कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मसले के बीच नहीं पड़ना। उनके बयान को लेकर आलोचना होने लगी कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि भारत अमेरिका को फ्रेंड कहता है और पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन यहां तो कुछ और मामला सामने आ गया। अमेरिका मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर बैठता है। यही वो बयान था उपराष्ट्रपति जेडी वांस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन दोनों देशों को कंट्रोल नहीं करते, हम इनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप टकराव को थोड़ा कम कर दें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ने वाले हैं जो मूल रूप से हमारा मामला है ही नहीं और जो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो बताते हैं कि जेडी वांस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश ट्वीट करती हैं कोई तीसरा देश नहीं। तो क्या अब माहौल को यहां से राजनीतिक रूप देने की तैयारी हो रही है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अभी तक 2 सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा है कि वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। आज की 2 और घटनाओं पर नजर डालिए। सबसे पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान व्यापक तरीके से हमला कर रहा है, अपनी सैनिक टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। लेकिन उसके कुछ देर बाद सूत्रों के हवाले से सूचना जारी होती है कि 5 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों के नाम विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए गए। 10 मई की सुबह भारत की सेना एक ट्वीट करती है, पाकिस्तान के भीतर कुछ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, लेकिन आज 7 मई के दिन मारे गए, 10 मई को यानी 7 मई के दिन मारे गए आतंकवादियों के नाम जारी किए जाते हैं।
तो क्या किसी को अंदेशा था कि सीज फायर आने वाला है, इसलिए इन आतंकवादियों का नाम जारी किया गया ताकि इस जवाबी कार्रवाई की सफलता को बड़ा किया जा सके? सवाल पूछ रहा हूं। इन कड़ियों को जोड़ते रहना होगा कि हुआ क्या और होगा क्या। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से छूट गया? आतंकी कार्रवाई के बाद उसने सीमावर्ती इलाकों में जो हमला किया उसका क्या हुआ? आतंकी अड्डों को लेकर क्या बातचीत हुई? क्या सीज फायर की स्थिति थी या भारत को और दबाव अभी बनाना चाहिए था? ये सब सवाल उठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कदम उठाया गया वह बीच रास्ते से वापस ले लिया गया। आखिर सरकार को बताना होगा कि 7 मई के बाद जो स्थिति बनी है, 7 मई के बाद से उसमें भारत के लिए सफलता मानने के लिए क्या क्या है। क्योंकि 10 मई की सुबह बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया। इसमें बीजेपी की तरफ से वीडियो लिंक दिया गया जिसमें मुंबई हमले, पुणे ब्लास्ट, दिल्ली हमला और हैदराबाद हमले का हवाला देते हुए तंज किया गया कि आतंकी हमला होता रहा और यूपीए की सरकार शांति वार्ता करती रही। लेकिन अब दुश्मनों को संदेश साफ दे दिया गया है कि हमसे पंगा मत लो, बेकार की शांति की बातचीत के लिए हमारे पास कोई धैर्य नहीं है। तभी किसी को भनक लग जानी चाहिए थी कि बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, क्यों तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और सुबह ही कह दिया कि तो अब राजनीति करनी है, राजनीति करने का टाइम आ गया। सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है। क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। इसके बाद भी बीजेपी ने अपना यह ट्वीट डिलीट नहीं किया। इस पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि बेकार की शांति वार्ता के लिए हमारे पास कोई धैर्य नहीं। तो बीजेपी बताए कि ट्रंप की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने जो किया वो शांति वार्ता नहीं थी तो क्या थी? अब आप सीज फायर के फैसले को और बीजेपी के इस वीडियो को कैसे जोड़कर देखेंगे? क्या बीजेपी को भी अंदेशा रहा होगा कि क्या होने वाला है, इससे पहले से ही राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी करने लगी, या उसे कुछ भी पता नहीं था? बीजेपी भूल गई कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई हमलों के वक्त सबूत देने का जिक्र किया। एक तरह से उन्होंने तारीफ ही की कि किस तरह से पुख्ता तौर पर सबूत जुटाए गए और पाकिस्तान को दिए गए। विक्रम मिस्री ने इसी के साथ एक और बात कही कि पठानकोट के हमले के समय भारत ने पाकिस्तान को सबूत दिया। यही नहीं, पाकिस्तान की टीम को भारत की जमीन पर आने दिया गया। विक्रम मिस्री बता रहे हैं कि मुंबई हमले के समय के सबूतों पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि यही कहा कि पुख्ता तरीके से सबूत पाकिस्तान को दिए गए। सुनिए। Whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. अगर आप मुंबई हमला और पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले में मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के फैसले को देखेंगे तो कुछ फर्क दिखेगा। फर्क यह दिखेगा कि मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया, कसाब को पकड़कर साबित कर दिया कि आतंकी हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है और वह दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत बन गया। लेकिन पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की टीम को घटनास्थल का दौरा कराया गया, जो कभी नहीं हुआ। उस समय विपक्ष ने आलोचना भी की कि आप पाकिस्तान की टीम को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि पहली बार भारत आने की अनुमति दी गई थी। आलोचना अलग है, इसका मतलब यह भी है कि अलग अलग स्थितियों में सरकारें
अलग अलग तरीके से प्रयास करती हैं, दबाव बनाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार को अब बताना चाहिए कि पहलगाम पर हमला करने वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, उनके नाम क्या हैं, क्योंकि पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने एक पंक्ति में यह भी कहा था कि पहलगाम के हमलावरों की पहचान कर ली गई है, तो अब उनकी पहचान जाहिर करनी चाहिए। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। बीजेपी राजनीति की जल्दी में है। देश पहलगाम हमले के बाद एकजुट था और बार बार विदेश मंत्रालय ने इस एकजुटता को पाकिस्तान के लिए चुनौती बताया, तारीफ की, लेकिन अब देखना होगा कि सीज फायर के बाद बीजेपी क्या जवाब देती है। विपक्ष किस तरह से सवाल पूछता है, पहलगाम हमले के समय जो चूक हुई उसे लेकर क्या सवाल करता है। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की, उसके कुछ देर बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बहुत संक्षेप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। इतनी बड़ी घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना सवाल जवाब के समाप्त हो जाती है। क्या संदेह के बादल घिरते हुए नजर नहीं आते? I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. यह भी सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के हमले में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई, उनमें सैनिक कितने हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी तो दी गई कि पाकिस्तान के हमले में हानि हुई है, सैनिक भी हताहत हुए हैं, तो कितने लोग मारे गए, इनके नाम क्या हैं, क्या अब यह सब जारी किया जाएगा? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। कुछ सवाल और हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से जब पूछा गया क्या पाकिस्तान के हमले में भारत का कोई विमान भी नष्ट हुआ है, तो उन्होंने इस खबर का खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि समय आने पर जवाब देंगे। वह जवाब कब दिया जाएगा? उन लोगों का क्या होगा जो बलूचिस्तान तक पहुंचने का वीडियो बना रहे थे? क्या वे इस सीज फायर के बाद बलूचिस्तान जा सकेंगे अपनी कविताओं को लेकर? उनका क्या होगा जो पाकिस्तान साफ कर देने की खबरें चला रहे थे, जो खबरों से ज्यादा इसकी चिंता में थे कि हर एक्शन में मोदी जी का फैसला दिखाई दे? आज गोदी मीडिया के कवरेज का मजाक दुनिया भर में उड़ रहा है। क्या यह कभी पता चल पाएगा कि 8 मई की रात गोदी मीडिया को इतनी सारी भ्रामक खबरें कौन दे रहा था? बहुत सारे सवाल पीछा करेंगे। सीज फायर की खबर से युद्ध के समर्थकों को कितनी खुशी होगी, यह तो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बता सकते हैं। युद्ध से फाइनल समाधान नहीं निकलता है, यह उन एंकरों की गलती थी जो युद्ध से फाइनल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब उन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक बार फिर से गोदी मीडिया के लिए बड़ा इम्तहान होगा। जाति गणना के सवाल पर हाल ही में झटका खा गया तो आवाज ही बंद हो गई। जाति गणना का विरोध करने वाला गोदी मीडिया समझ नहीं पाया कि अब जाति गणना की तारीफ कैसे करें, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कैसे बताएं। सेम टू सेम चैलेंज गोदी मीडिया का इस बार होगा कि जो युद्ध को लेकर सनक चुका था, अब उसे बातचीत और सीज फायर की तारीफ करनी पड़ेगी, सीज फायर के फायदे बताने पड़ेंगे। क्या गोदी मीडिया यह सब कर पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि जब आप
पत्रकारिता नहीं करते हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।